मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में केमिस्ट्री का जो थर्ड पेपर चलता है फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी यूनिट सेकंड गैसियस स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने द्रव क्रिस्टल के जो एप्लीकेशंस थे उनके बारे में चर्चा की थी। थर्मोग्राफी, 7 सेगमेंट सेल आदि जो इनके एप्लीकेशंस थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व की क्लासों में मैंने गैस, द्रव, ठोस में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है उसके बारे में चर्चा की थी। सामान्य ताप पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं अस्तित्व में रहती हैं: ठोस, द्रव, गैस। द्रव अवस्था के बारे में हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था और गैस की बात अब कर रहे हैं। ठोस की अगली क्लास में, अगली जो यूनिट है उसमें चर्चा करेंगे। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आयतन व आकार निश्चित नहीं होता, वह क्या कहलाती है? गैस अवस्था कहलाती है। गैस अवस्था में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। इस वजह से जो गैस के अणु हैं वो दूर दूर होते हैं। इस वजह से इनका आयतन भी अधिक होता है और जैसे ही हम दाब हटाते हैं, प्रेशर रिलीज करते हैं, तो गैस का आयतन बढ़ता जाता है। और इस वजह से क्या है कि जो वीक अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, उसकी वजह से क्या होगा, इसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता और इसी वजह से अंतराण्विक जो दूरी होती है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है, वह भी अधिक होती है। गैस का घनत्व कम होता है और गैस में विसरण का गुण होता है, अर्थात गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गैस में कंप्रेसिबिलिटी का गुण होता है, अर्थात दबने का गुण है कि गैस को दबाकर किस में बदला जा सकता है? द्रव में बदला जा सकता है। गैस की एंट्रोपी ठोस द्रव गैस से अधिक होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो ये गैस का बारे में जो सामान्य परिचय है ये हो गया। अब जो गैस होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो आइडियल गैसेस और दूसरा रियल गैसेस। तो सबसे पहले हम आदर्श गैस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में वास्तविक गैसों के बारे में चर्चा करेंगे। आदर्श गैस क्या होगी? आदर्श गैसों में जो आदर्श गैस के अणु हैं उनमें आकर्षण व प्रतिकर्षण क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? आकर्षण व प्रतिकर्षण नेग्लिजिबल, नगण्य होता है। और जो गैस के अणु का आयतन कुल आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। जो आदर्श स्थिति है गैसों की वह किस पर आती है? बहुत उच्च ताप व निम्न ताप पर ही गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती है। और या सिंपली कह दें कि वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं उन्हें हम आदर्श गैस कहते हैं। और आदर्श गैसें, जैसे अगर सामान्यतः बात करें, भाई कोई भी जो गैसें हैं जो एनवायरनमेंट में, वो आदर्श व्यवहार नहीं करती। केवल हम ताप दाब की कंडीशन चेंज करके उन आदर्श व्यवहार में बदला जा सकता है इसको। और जो वास्तविक गैसें क्या होंगी? वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती उन्हें क्या बोलते हैं? रियल गैसें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये हम बात कर रहे हैं। तो आदर्श गैसों के लिए हम बात करेंगे आदर्श गैस समीकरण की। तो आदर्श गैस समीकरण डिराइव करने से पहले
हम जो गैस के नियम है, लॉ ऑफ गैसेस, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला नियम है बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ, जो 1662 में दिया गया था। तो बॉयल के अनुसार क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का या द्रव्यमान का जो आयतन होता है उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। और पीवी बराबर क्या है, कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये हो गया कि जब हम दाब बढ़ाते हैं तो गैस का आयतन घटता है, और जब दाब कम करते हैं तो गैस का आयतन बढ़ता है, गैस का प्रसार होता है। तो ये किसने बताया, बॉयल ने 1662 में बताया। तो आगे हम बात करें कि जैसे दो अलग अलग गैसें हैं, तो ए मान लें कि जिसका प्रेशर P1 है और आयतन V1 है, तो P1 V1 बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। और बी जो गैस है उसके लिए प्रेशर क्या हो गया, P2, और वॉल्यूम V2 है, तो P2 V2 बराबर K। क्योंकि P1 V1 किसके बराबर है, कांस्टेंट के, और P2 V2 भी कांस्टेंट के बराबर है, तो इस स्थिति में क्या होगा, P1 V1 बराबर P2 V2, या हम ऐसे लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1। तो जब हम देखो इसमें ग्राफ खींचते हैं गैसेस के लिए, प्रेशर और वॉल्यूम के वर्सेस, इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो इसमें परवलयाकार जो इसका ग्राफ आता है, अर्थात प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इधर देखो, प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है। अब जो दूसरा जो नियम है, चार्ल्स या गैलुसाक का नियम, जो 1787 में दिया गया था, तो यहां बात करें कि स्थिर दाब पर जो गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है वो किसके समानुपाती होता है, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब ताप बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन बढ़ता है, और ताप घटाएंगे तो गैस क्या होगी, ठंडी होगी, अर्थात आयतन घटेगा। तो ये इसका मतलब हुआ कि जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पानी किस में, वेपर में बदलती है, तो वाष्प में क्या होगा, आयतन बढ़ता जाएगा। और जैसे वापस अगर गैस को ठंडा करें, ताप घटाएं, तो उस स्थिति में आयतन लगातार घटेगा। तो V अपॉन टी इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। और यहाँ पर हम देखें तो इसमें ये संबंध भी होता है, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। अब जैसे इसको मानो कि जो T डिग्री सेंटीग्रेड पर जिसका ताप पर आयतन क्या है, VT, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आयतन क्या है, V0। तो इस स्थिति में क्या होगा, बात करें इस जो नियम है इसका स्वरूप, इस समीकरण Vt इक्वल टू हो जाएगा V0 प्लस T अपॉन 273.15 V0। क्या इसको कहें, ये सारा यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो Vt अपॉन V0 बराबर आ गया Tt अपॉन T0। और जब ग्राफ खींचते हैं गैसों के लिए V और T के मध्य, चार्ल्स के नियम के अनुसार V और T के, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसका स्लोप है V0 अपॉन 273.15। तो ये कंडीशन। अब चाहे चार्ल्स का नियम ले लें, चाहे इसकी बात करें, चाहे बॉयल का नियम, तो ये आदर्श गैस वाली स्थिति की बात कर रहे हैं कि अर्थात ताप बढ़ेगा तो गैस का आयतन बढ़ेगा, ताप घटेगा तो लगातार गैस का आयतन घटेगा। तो ये सारी क्या है, आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। अब जो तीसरा नियम है आवोगाद्रो का नियम, जो 1812 में दिया गया था। आवोगाद्रो ने क्या कहा कि समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं या मोलों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो क्या कंडीशन लगा दी, ताप दाब दोनों क्या है, समान है। तो सभी गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। और किसी गैस के एक मोल में कितने अणु है, तो वह संख्या क्या कहलाती है, आवोगाद्रो संख्या कहलाती है। या जैसे निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस का आयतन उसके द्रव्यमान या उसमें उपस्थित मोलों की संख्या स्मॉल n के समानुपाती होता है। तो ये आवोगाद्रो का नियम था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर V एक समानुपाती क्या है, n। तो V इक्वल टू क्या हो गया, Kn, K कांस्टेंट हो गया। जैसे दो गैस हैं A व B के लिए, तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, KNA,
और वी बी बराबर क्या होगा के एन बी। चूंकि गैसों का आयतन क्या है समान है, वी ए बराबर वी बी है, इसलिए क्या होगा मोलों की संख्या दोनों में क्या होगी इक्वल होगी, एन ए इक्वल टू एन बी। ये अवोगाद्रो का नियम है। अब देखें एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर तथा एसटीपी पर 24.8 लीटर होता है। एनटीपी का मतलब ये हो गया T बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर क्या हो गया 1 एटमॉस्फियर, और एसटीपी की मतलब क्या हो गया टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर क्या हो गया 1 बार या कहें 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये जो अवोगाद्रो का नियम है ये इसके अनुसार क्या हो गया एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अब 1 मोल क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा कि 1 मोल का मतलब क्या हो गया 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या उतनी है जितनी कार्बन 12, कार्बन का समस्थानी कौन सा 12 के 0.012 किलोग्राम में कार्बन परमाणुओं की है। तो 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या कितने अणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु और आयतन कितना हो गया 22.4 लीटर। देखिए आप यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल है एन बराबर क्या होता है W अपॉन एम। W क्या हो गया गैस का भार और M क्या हो गया गैस का अणु भार। तो ये एन नंबर ऑफ मोल क्या होता है W अपॉन एम। यदि W बराबर M है तो उस स्थिति में N का मान क्या होगा 1 मोल होगा। तो ये सारा हमने बात की अवोगाद्रो की जो नियम है उसकी बात की। अब जो चौथा नियम है गैसों के लिए ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन 1829 में दिया गया था ग्राहम के द्वारा। इन्होंने क्या किया कि जो गैसों के विसरण की गति है उनका अध्ययन करके इन्होंने अपना नियम दिया और उन्होंने बताया कि निश्चित ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की गतियां उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात डेंसिटी का मान ज्यादा होगा तो उसकी विसरण की गति कम होगी, यदि गैस की डेंसिटी कम है तो उसके विसरण की गति अधिक होगी। अर्थात हल्की गैसें अधिक गति से विसरित होती हैं और भारी गैसें कम गति से विसरित होती है। तो R बराबर R समानुपाती क्या हो गया 1/√D। तो R क्या है गैस के डिफ्यूजन की जो गति है और D क्या हो गया गैस का घनत्व। मानो कि जैसे दो गैस है A है जिसके डिफ्यूजन की गति R1 और उसका घनत्व क्या है D1, और जो गैस B है उसकी विसरण की गति R2 है और घनत्व क्या है D2। तो R1 समान 1/√D1 और R2 समानुपाती क्या हो जाएगा 1/√D2। तो R1/R2 बराबर √D2/√D1। ये संबंध होता है दो गैसों की विसरण गतियों में और घनत्व में। चूंकि m क्या है अणुभार डेंसिटी के समानुपाती होता है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं R1/R2 बराबर क्या है M2/M1। तो ये जो 4 नियम हमने जो गैसों के लिए पढ़े। अब जो शुरू के जो 3 नियम है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और अवोगाद्रो का नियम, इन तीनों नियमों को मिलाकर एक समीकरण डिराइव होता है जिसे हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो हम देखो बॉयल का नियम क्या कह रहा था कि स्थिर ताप पर P दाब क्या है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है तो PV बराबर कांस्टेंट। और चार्ल्स का नियम क्या कह रहा था स्थिर दाब पर आयतन गैस का क्या ताप के समानुपाती था तो V/T बराबर कांस्टेंट। और अवोगाद्रो का नियम क्या कह रहा था कि स्थिर ताप व दाब पर गैस के आयतन में क्या हो दो अलग अलग गैसें उनके अगर आयतन समान है तो मोलों की संख्या भी क्या होगी समान होगी। तो V समानुपाती क्या हो गया N, अर्थात V/N बराबर कांस्टेंट। तो ये जब तीनों नियमों को हम कंबाइंड करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आती है कौन कौन से बॉयल और चार्ल्स और अवोगाड्रो को। तो क्या निकल कर आती है PV बराबर NRT। तो यहाँ पर क्या है N नंबर ऑफ मोल हो गया, R क्या हो गया
गैस कांस्टेंट, तो इसे हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। और यदि n का मान 1 है तो उस स्थिति में PV बराबर क्या आ जाएगा, RT। तो वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है उन्हें आदर्श गैसें कहते हैं। तो आज हमने आदर्श गैस समीकरण किस प्रकार से डिराइव होता है उसके बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।